प्रविशेषण। कभी कभी विशेषणों के भी विशेषण लिखे और बोले जाते हैं, जैसे मैं पूर्ण स्वस्थ हूँ, आप बड़े भोले हैं, यह लड़की बहुत सुंदर है। अब ये पूर्ण, बड़े, बहुत, अब ये क्या है? ये है प्रविशेषण। क्यों? क्योंकि यह वह शब्द हैं जो विशेषण की भी विशेषता बता रहे हैं। अब जैसे स्वस्थ, ये तो विशेषता है, भोले ये भी विशेषता है, सुंदर ये भी विशेषता है, लेकिन ये जो पूर्ण, बड़े और बहुत बहुत है, ये इनकी भी विशेषता बता रहे हैं। तो इन वाक्यों में पूर्ण, बड़े, बहुत शब्द अपने साथ प्रयुक्त क्रमशः स्वस्थ, भोले और सुंदर विशेषणों की विशेषता में और अधिक वृद्धि कर रहे हैं। इस प्रकार के विशेषण शब्द जो विशेषणों की भी विशेषता बताएं, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें प्रविशेषण कहते हैं। यानी कि वह शब्द जो विशेषण की भी विशेषता बताए, वह शब्द प्रविशेषण कहलाते हैं। अब हम देखेंगे विशेषणों के भेद। विशेषण 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, सार्वनामिक वाचक और व्यक्तिवाचक। अब पहले गुणवाचक विशेषण के बारे में देखते हैं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, दशा, अवस्था, रंग, आकार आदि का बोध कराते हैं, उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे लंबे बांस, बड़ी बातें, लाल रुमाल, ताजे फल। तो ये जो शब्द हैं वो क्या करा रहे हैं? वो हर उसके गुण, दोष, दशा, अवस्था, रंग, आकार ये बता रहे हैं। तो जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की गुणों का बोध कराए, उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। और वो गुण किस प्रकार के होते हैं? या तो उनके गुण, या तो उनके दोष, या तो अवस्था, दशा, रंग, आकार, इस प्रकार से। गुणवाचक विशेषण कई प्रकार की विशेषताओं का बोधक हो सकता है, जैसे गुणबोधक। अब गुणबोधक में क्या क्या, कौन कौन से शब्द आएंगे? अच्छा, शिष्ट, दयावान, सभ्य, ईमानदार, भला, विनम्र। अब दोषबोधक में क्या आएंगे? दुष्ट, बुरा, कुटिल, पुरुष, दुर्जन, अशिष्ट, अभिमानी, बेईमान, कायर। अब यहाँ पे दोष बताए जा रहे हैं, तो ये क्या है? दोषबोधक। अब कालबोधक में नया, पुराना, दैनिक, वार्षिक, पिछला, आगामी, मौसमी, प्राचीन। वह शब्द जो काल यानी कि समय के बारे में बताए, उन शब्दों को कालबोधक विशेषण कहते हैं। अब ऐसे ही स्थानबोधक विशेषण, पूर्वी, पश्चिमी, भीतरी, बाहरी, ऊपरी आदि। अब ये दिशा का बोध करा रहे हैं, तो ये क्या कहलाएंगे? दिशा बोधक गुणवाचक विशेषण। स्पर्श बोधक। अब कोई चीज कैसे स्पर्श हो रही है? कोमल, कठोर, खुरदरा, मखमली, गर्म, ठंडा। तो कोई चीज किस प्रकार से हमें कैसा फील करा रही है, कैसा स्पर्श हो रही है, तो वो शब्द क्या कहलाएंगे? स्पर्श बोधक गुणवाचक विशेषण। अब अवस्था बोधक, तरल, ठोस, सूखा, गीला, युवा, वृद्ध, बाल, किशोर। अब ये क्या है? ये सारी अवस्थाएं हैं, तो ये क्या है? तो ये क्या कहलाएंगी? अवस्था बोधक विशेषण। अब दशा बोधक, रोगी, स्वस्थ, अस्वस्थ, दुखी, सुखी, बिगड़ैल, गरीब, धनी, निर्धन। तो ये क्या है? ये दशा बता रहे हैं, तो ये शब्द क्या कहलाएंगे? ये शब्द कहलाएंगे दशा बोधक विशेषण। अब आकार बोधक विशेषण के बारे में देखते हैं। चकोर, विशाल, सूक्ष्म, गोल, लंबा, ऊंचा, सुडौल, तिकोना, अंडाकार, त्रिभुजाकार।
ये आकार के बारे में हमें बता रहे हैं, आकार का बोध हो रहा है इन शब्द से, तो ये क्या कहलाएंगे? आकार बोधक विशेषण। अब हम दूसरा देखेंगे, संख्यावाचक विशेषण। जिन शब्दों से किसी संख्या या सर्वनाम की संख्या का बोध होता है उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। यानी कि जिस शब्द से हमें किसी संख्या के बारे में पता चलता है तो वो क्या कहलाते हैं? वह कहलाते हैं संख्यावाचक विशेषण। जैसे रोहित के पास 5 कमीजें हैं। अब इससे हमें क्या पता चला कि रोहित के पास कितनी कमीजें हैं? 5 कमीजें हैं, तो इससे संख्या का बोध हो रहा है, तो ये क्या कहलाएंगे? संख्यावाचक विशेषण। अब अभिनव तीसरी कक्षा में पढ़ता है, तीसरी यानी कि 3, तो इससे किसका बोध हो रहा है? संख्या का बोध हो रहा है, तो ये क्या कहलाएंगे? संख्यावाचक विशेषण कहलाएंगे। इन वाक्यों में 5 तथा तीसरी पद संख्या का बोध कराते हैं, तो ये संख्यावाचक विशेषण है। अब देखेंगे, संख्यावाचक विशेषण 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। अब निश्चित संख्यावाचक कौन से होते हैं? इन विशेषणों में व्यक्ति या वस्तुओं की निश्चित संख्या का बोध होता है, यानी कि हमें पता होता है कि कोई वस्तु और व्यक्ति कितने हैं, जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5, पहला, दूसरा। इससे हमें निश्चित बोध हो रहा है व्यक्ति और वस्तुओं का। दूसरा, अनिश्चित संख्यावाचक। इन विशेषणों से व्यक्ति या वस्तुओं की निश्चित संख्या का बोध नहीं होता, जैसे कई लोग, अनेक वृक्ष, बीसियों लोग, सैकड़ों, बहुत सारे। ये इस प्रकार के शब्द हैं जिनसे हमें संख्याओं का निश्चित बोध नहीं हो पा रहा कि अब हमने बोला कई लोग, अब उस कई लोग में कितने लोग हैं? एक लोग हैं, 2 लोग हैं, 3 लोग हैं, 4 लोग हैं, हमें नहीं ज्ञात हो रहा, तो इसलिए ये क्या कहलाएंगे? ये कहलाएंगे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अब तीसरा, परिमाणवाचक विशेषण। जो विशेषण किसी वस्तु की माप या तौल संबंधी विशेषता बताते हैं उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। यानी कि जिन विशेषणों से हमें वस्तु को माप या तौल संबंधी विशेषता पता चलती है उन शब्दों को क्या कहते हैं? परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे थोड़ा तेल लाओ। अब यहाँ पर क्या पता चल रहा है हमें? तेल कितना चाहिए? थोड़ा, तो इससे हमें माप तोल का पता चलता है। अब दादाजी की कमीज में 2 मीटर कपड़ा लगेगा। अब इसमें भी हमें माप का पता चल रहा है, यानी कि 2 मीटर। तो ये क्या है? ये है परिमाणवाचक। परिमाणवाचक विशेषण 2 प्रकार के होते हैं। जैसे संख्यावाचक विशेषण थे वैसे ही परिमाणवाचक विशेषण भी निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। अब निश्चित परिमाणवाचक इन विशेषणों से वस्तु या पदार्थ की निश्चित मात्रा का बोध होता है। यानी कि हमें, जैसे हमने संख्यावाचक में पर देखा था कि संख्यावाचक में निश्चित संख्या का हमें बोध हो रहा था, वैसे ही परिमाणवाचक में, निश्चित परिमाणवाचक में हमें निश्चित मात्रा का बोध होता है। जैसे कि 1 किलो चावल, 2 किलोमीटर की दूरी, 10 बीघा जमीन, इसमें हमें निश्चित मात्रा का पता चल रहा है कि किसके बारे में बात, कितने किलो, कितना मीटर, कितनी दूरी है। ऐसे ही अनिश्चित परिमाणवाचक में इन विशेषणों से वस्तु या पदार्थ की निश्चित मात्रा का बोध नहीं होता। जैसे थोड़ा दूध, कुछ पानी, थोड़े चावल, घड़ों पानी, थोड़े फल। अब इन शब्दों से हमें निश्चित मात्रा का पता नहीं चल रहा, तो इसलिए ये शब्द क्या कहलाएंगे? अनिश्चित परिमाणवाचक। अब हम देखेंगे परिमाणवाचक तथा संख्यावाचक विशेषणों में अंतर। यदि विशेषण गिनी जाने वाली वस्तु के साथ प्रयुक्त हुआ हो तो उसके साथ प्रयुक्त विशेषण संख्यावाचक माना जाता है। यानी कि विशेषण गिनी जाने वाली वस्तु के साथ प्रयुक्त हुआ, अगर प्रयोग हुआ तो यानी कि
उसके साथ प्रयुक्त विशेषण क्या बन जाता है, क्या माना जाता है, संख्यावाचक माना जाता है, अन्यथा इसे परिमाणवाचक विशेषण माना जाता है। अब हम देखेंगे कैसे। उदाहरण, संख्यावाचक विशेषण और परिमाणवाचक विशेषण दोनों में संख्याओं की बात हो रही है, लेकिन इनमें फर्क क्या है ये देखेंगे। मैंने 4 सेब खाए। थोड़े लोग सड़क पर खड़े हैं। सिनेमा देखने कम दर्शक आए हैं। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये संख्याएं बता रही। अब यहाँ पे परिमाणवाचक विशेषण में मैंने 4 लीटर दूध लिया, थोड़े चावल लाया हूं, कम समय में अधिक काम करो। तो इस प्रकार से संख्यावाचक और परिमाणवाचक में अंतर देखने को मिलता है। अब चौथा है सार्वनामिक विशेषण। जो सर्वनाम विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। यानी कि जो सर्वनाम विशेषण के उसमें प्रयोग हो रहे हैं, विशेषण के रूप में प्रयोग हो रहे हैं, वो क्या कहलाएंगे, वह कहलाएंगे सार्वनामिक विशेषण। यह पुस्तक मोहन की है। कोई बच्चा रो रहा है। वह लड़का स्वस्थ है। अब यह, कोई, वह, अब ये सब क्या है, ये सर्वनाम है। जो ये सर्वनाम है वो विशेषण भी है, क्योंकि ये विशेषता भी बता रही है। यह पुस्तक मोहन की है, कोई बच्चा रो रहा है, तो यहाँ पे सर्वनाम विशेषण के रूप में प्रयुक्त हो रहा है, इसलिए ये क्या कहलाएंगे, ये कहलाएंगे सार्वनामिक विशेषण। उपरोक्त वाक्यों में यह, कोई तथा वह सार्वनामिक विशेषण है। जब किसी सर्वनाम के बाद कोई संज्ञा प्रयुक्त हो तो सर्वनाम वहां सार्वनामिक विशेषण बन जाता है। यानी कि जब किसी सर्वनाम के बाद संज्ञा का प्रयोग होता है तो वह वाक्य क्या बन जाता है, वह सार्वनामिक विशेषण बन जाता है वह शब्द। यदि अकेले संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त हो तो सर्वनाम कहलाता है। यानी कि अगर कोई वाक्य में संज्ञा है अगर और सर्वनाम है और सर्वनाम के बाद संज्ञा का उपयोग किया जा रहा है तो वो सर्वनाम क्या बन जाएगा, सार्वनामिक विशेषण बन जाएगा। लेकिन अगर किसी वाक्य में केवल सर्वनाम का प्रयोग हो रहा है तो वो क्या कहलाएगा, के स्थान पर अगर केवल सर्वनाम का प्रयोग हो रहा है तो वो सर्वनाम ही कहलाएगा, तो वो सार्वनामिक विशेषण नहीं कहलाएगा। अब सार्वनामिक विशेषण देखते हैं। वे लोग घर बना रहे हैं, और इसमें सर्वनाम में देखेंगे वे घर बना रहे हैं। सार्वनामिक विशेषण, यह मकान रामलाल का है। सर्वनाम में यह रामलाल का मकान है। अब सर्वनाम में केवल सर्वनाम का प्रयोग हो रहा है, सार्वनामिक विशेषण में सर्वनाम के बाद किसका, संज्ञा का प्रयोग हो रहा है, तो इसलिए वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा सार्वनामिक विशेषण। अब यहाँ पर वे सर्वनाम हो गया, घर संज्ञा हो गया, यह सर्वनाम हो गया, रामलाल और मकान संज्ञा हो गया, इसलिए ये क्या कहलाएगा, सार्वनामिक विशेषण। सर्वनाम में उत्तम पुरुष, मैं, हम, निजवाचक, आप, स्वयं, खुद, मध्य पुरुष, तू, तुम विशेषण के रूप में प्रयुक्त नहीं होते हैं। यानी कि सर्वनाम में क्या होता है कि ना उत्तम पुरुष, ना निजवाचक, ना मध्यम पुरुष विशेषण के रूप में प्रयुक्त नहीं होते हैं। अब उत्तम पुरुष कौन से, जिसमें हम अपने बारे में मैं, हम, और निजवाचक जब हम जिससे हम बात कर रहे हैं, जो हमारी बातें सुन रहा है, आप, स्वयं, खुद। मध्यम पुरुष तू, तुम, जब हम किसी और से हम बोलते हैं तो हम क्या, किसका उपयोग करते हैं, तू, तुम। व्यक्तिवाचक विशेषण, जो विशेषण व्यक्तिवाचक संज्ञाओं से बनाए जाते हैं व्यक्तिवाचक विशेषण कहते हैं। यानी कि जो विशेषण व्यक्तिवाचक संज्ञाओं से बनाए जाते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, ऐसा हमने पिछली क्लास में पढ़ा था संज्ञा के चैप्टर में। तो अगर जो शब्द उससे, जो विशेषण व्यक्तिवाचक संज्ञाओं से बनाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे इलाहाबाद से इलाहाबादी, भारत से भारतीय, बनारस से बनारसी,
जापान से जापानी, तो ये क्या है? इलाहाबाद, भारत, बनारस, ये क्या है? ये जगहों के नाम है। तो इन नामों को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। लेकिन इन्हीं नामों से विशेषण की उत्पत्ति हुई। कैसे? इलाहाबाद से क्या हुआ? इलाहाबादी। भारत से भारतीय। भारतीय किसी देश का नाम नहीं है, ये एक विशेषता है। ऐसे ही बनारस का क्या है? बनारसी। जापान का जापानी। तो व्यक्तिवाचक विशेषण वही होते हैं जो व्यक्तिवाचक संज्ञाओं से बनाए जाते हैं। अब हम देखेंगे विशेषणों की तुलना। दो व्यक्तियों या वस्तुओं के गुणों अवगुणों से मिलान को तुलना कहते हैं। तुलना की दृष्टि से विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं। एक होती है मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। अब मूलावस्था किसे कहते हैं? इसमें किसी व्यक्ति या वस्तु की सामान्य विशेषता बताई जाती है, जैसे गरिमा लंबी है। अब मूलावस्था में क्या है कि इसमें समान विशेषता बताई गई। अब उत्तरावस्था, इसमें दो व्यक्तियों या वस्तुओं की परस्पर तुलना में एक की अधिकता तथा दूसरे की न्यूनता पाई जाती है। यानी कि इसमें वाक्य में क्या होगा कि एक की अधिक तुलना की जाएगी और दूसरे की न्यूनतम कम तुलना की जाएगी। तो इस प्रकार की तुलना को क्या कहते हैं? उत्तरा अवस्था। जैसे रेशमा मीरा से अधिक लंबी है। अब तीसरा उत्तमावस्था, इसमें दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं की तुलना करके किसी एक को सबसे अधिक या न्यून बताया जाता है। यानी कि इसमें दो से अधिक व्यक्तियों की तुलना की जाती है और किसी एक को ही या तो सबसे अधिक या फिर सबसे न्यून बताया जाएगा। जैसे रजत सबसे अच्छा लड़का है। अब रजत को सभी के साथ तुलना की गई और कहा गया सबसे अच्छा लड़का है, तो ये क्या कहलाएगा? उत्तमावस्था। इसके अतिरिक्त तुलनात्मक विशेषता को स्पष्ट करने के लिए तर और तम प्रत्यय लगाकर विशेषणों की रचना की जाती है। कुछ विशेषणों की तीनों अवस्थाएं निम्न प्रकार हैं। अब हम मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था को किस प्रकार से तर और तम लगाकर विशेषणों की रचना की जाती है ये देखेंगे। विशाल मूलावस्था, उत्तरावस्था विशालतर, उत्तमावस्था विशालतम। विशाल यानी कि एक इंसान की बात हुई। विशालतर यानी कि एक की अधिक विशालतर बोला गया, एक को कम। उत्तमावस्था यानी कि सब में से किसी एक को या तो ज्यादा उत्तम बोला जाएगा या कम बोला जाएगा। महान महत्तर महत्तम। गुरु गुरुतर गुरुतम। लघु लघुतर लघुतम। इस प्रकार से यहाँ कुछ उदाहरण दिए गए हैं जिन्हें देखकर आप समझ सकते हैं। अधिक और सबसे अधिक शब्दों का प्रयोग करके उत्तरावस्था को उत्तमावस्था में के रूप में बनाए जा सकते हैं। यानी कि अधिक को सबसे अधिक करके हम क्या बना सकते हैं? उत्तरावस्था को उत्तमावस्था बना सकते हैं। कैसे? मूलावस्था क्या होगा? अच्छा। उत्तरावस्था अधिक अच्छा। और उत्तमावस्था अगर हम करें, उत्तमावस्था में परिवर्तित करें तो क्या होगा? सबसे अच्छा। ऐसे ही बलवान मूलावस्था, उत्तरावस्था अधिक बलवान, उत्तमावस्था सबसे अधिक बलवान। बुद्धिमान अधिक बुद्धिमान, सबसे अधिक बुद्धिमान। इस प्रकार से अधिक को अधिक के साथ अगर हम सबसे अधिक जोड़ दें तो उत्तरावस्था किसमें बदल जाती है? उत्तमावस्था में। फारसी के कुछ तुलनात्मक शब्द भी हिंदी में प्रयुक्त होते हैं। मूलावस्था अच्छा, उत्तरावस्था बेहतर, उत्तमावस्था बेहतरीन। ये कुछ फारसी के शब्द हैं जो हिंदी में प्रयुक्त किए जाते हैं। अच्छा, बेहतर बेहतरीन, कम कमतर कमतरीन, बद बदतरीन। विशेषणों की रचना। विशेषण दो प्रकार के होते हैं, मूल विशेषण और यौगिक विशेषण।
पहले हम देखेंगे मूल विशेषण। कुछ शब्द मूल रूप में ही विशेषण होते हैं, जैसे पतला, मोटा, काला, गोरा। ऐसे शब्द मूल विशेषण कहलाते हैं। और यौगिक विशेषण, कुछ शब्द जैसे संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया आदि में उपसर्ग अथवा प्रत्यय लगाकर विशेषणों की रचना की जाती है। ऐसे विशेषण यौगिक विशेषण कहलाते हैं, क्योंकि इसमें प्रत्ययों का योग किया जाता है, इसलिए यह यौगिक विशेषण कहलाते हैं। जैसे पुष्प से पुष्पित, वर्ष से वार्षिक, इतिहास से ऐतिहासिक, रस से रसीला। तो ये क्या बन गए? ये है यौगिक विशेषण। अब देखेंगे हम संज्ञा शब्दों से निर्मित विशेषण। अब संज्ञा शब्द कौन कौन से हैं? व्यापार, वन, लखनऊ, झगड़ा, ये क्या है? ये है संज्ञा। अब इसकी विशेषता बताएं तो व्यापारिक, वन्य, झगड़ालू, अपमान का अपमानित। तो किस प्रकार से संज्ञा के शब्द विशेषण में परिवर्तित हो गए। अब ऐसे ही सर्वनाम के शब्दों में देखें तो सर्वनाम यह, वह, मैं, ये है सर्वनाम के शब्द। अब अगर हम इसे विशेषण में परिवर्तित करें तो ऐसा, इतना, वैसा, उतना, मेरा, मुझसा। अब क्रिया के शब्दों में निर्मित करें सहना, बेचना, खाना, पीना। अब इन्हें विशेषण में परिवर्तित करेंगे सहनीय, बिकाऊ, बेचना का बिकाऊ, खाना का खाऊ, पीना का पियक्कड़। अव्यय शब्दों में निर्मित करेंगे तो अव्यय ऊपर, आगे, बाहर, और विशेषण ऊपर का ऊपरी, आगे का अगला, बाहर का बाहरी। तो आज हमने देखा जो शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। विशेषण जिन शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेष्य कहते हैं। विशेषण विशेष्य के पहले भी प्रयुक्त हो सकते हैं और बाद में भी। जो पद विशेषण की भी विशेषता बताता है उसे प्रविशेषण कहते हैं। विशेषण के 5 भेद हैं: गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण, व्यक्तिवाचक विशेषण। विशेषणों की 3 अवस्थाएं होती हैं: मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। तो इसी के साथ आज का ये पाठ यही समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आपको ये पाठ समझ आया होगा। मैं आपसे मिलूंगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।